नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अप स्टडी परिवार में। तो आपके सामने थंबनेल है, आप देख रहे हैं एसएससी जीडी 2022-23 का आज जो संपूर्ण जानकारी है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले कुछ विशेष जानकारियों के साथ क्लास को आगे प्रारंभ करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अप स्टडी में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अप स्टडी परिवार से आप जुड़े रहें, आपको संपूर्ण परीक्षा संबंधी जानकारी व परीक्षा से संबंधित विवरण आपको समय समय पर दे दिया जाएगा। वह समय समय पर आपको परीक्षा से संबंधित जो नियमित जो करंट अफेयर्स चलते हैं उनकी व्यवस्था भी आपके लिए जल्दी ही कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में आपके सामने देख रहे हैं एसएससी जीडी 2022 संपूर्ण जानकारी का मतलब है कि अपन आज इसके बारे में सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब तक सिलेबस का पता नहीं होगा अपन नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि सिलेबस आपको पता है फाउंडेशन होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मकान को बनाने के लिए आपको एक अच्छे नींव की जरूरत होती है, अच्छी फाउंडेशन की जरूरत होती है, उसी के लिए आपको अच्छा सिलेक्शन देने के लिए 100% सिलेक्शन देने के लिए आपको उसके सिलेबस की आवश्यकता पड़ेगी। सिलेबस में क्या होता है, आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे आपका पेपर का प्रारूप आएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, कैसे आपके पेपर का प्रारूप आएगा। अब फिर तो यहां तक पूछ लिया जाएगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस हद तक पूछे जा सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी आपको बताने की एसएससी जीडी से संबंधित मेरी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चालू करते हैं। और चालू करते हुए आपके लिए पहला पेज सामने देखिएगा। आपके सामने विशेष रूप से चर्चा की गई है एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले हम एसएससी जीडी भर्ती के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगी। कौन सी एग्जाम होगी दोस्तों? ऑनलाइन एग्जाम। ये आपके लिए एक ऑनलाइन पैटर्न एग्जाम होगी। आजकल आपको पता है ऑफलाइन बहुत ही कम एग्जामिनेशन संचालित हो रही है, और जो हो भी रही है वो ऐसे एग्जामिनेशन है जो द्विदिवसीय है, मतलब 2 दिन जिनके एग्जाम चलते हैं प्री और मेंस के। वैसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी अच्छा होता है। अगर अपन प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो इसमें कोई इश्यू वाली दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि अपन ने देखा ये कौन सी परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों? केवल और केवल 100 नंबर का पेपर आपका। कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों? 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर में आपको अगर गलत मार्किंग करते हैं, अगर आप किसी क्वेश्चन का उत्तर गलत देते हैं तो आपके 1/4 नंबर काटे जाएंगे। अब मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि सर 1/4 कैसे। ठीक है, ये आपको स्वतः पता है। तो नेगेटिव मार्किंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं उसको? नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। मतलब 1% गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, तो उसके 1/4 काटा जाएगा। ठीक है, और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी का मतलब है जैसे कोई क्वेश्चन है भारत का संविधान क्या होता है, ठीक है दोस्तों, तो उसके 4 ऑप्शन बने हुए आएंगे। कितने ऑप्शन बने हुए आएंगे दोस्तों? 4 ऑप्शन बने हुए आएंगे। इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक विकल्प सही छांटना होगा। कितना विकल्प सही छांटना होगा? एक विकल्प सही छांटना होगा। उस एक विकल्प अगर आपका सही होगा तो आपको निर्धारित 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगर वो एक जो आपने छाटा है विकल्प, अगर वो गलत होगा तो 1/4 नंबर निष्कासित कर दिए आपके जाए। और ये बात समझ में आशा करता हूं कि आप जो मैं समझा रहा हूं आपको वो विस्तृत रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एमसीक्यूज का मतलब ही होता है बहुविकल्पी। ठीक है दोस्तों, और 100 नंबर का, जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि विवरण पूरा कुल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। लेकिन याद रखें दोस्तों, केवल समय मिलेगा 90 मिनट का। केवल समय कितने मिनट का मिलेगा आपको? केवल समय मिलेगा 90 मिनट का। 90 मिनट के अलावा आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। अब ये मैं तो नहीं कह रहा कि कोई समय नहीं दिया जाएगा, ये तो सरकारी नियम है। जो एग्जाम जो संचालित करवाई जाएगी उस संचालित एग्जाम के जो नियम कानून होते हैं उसके तहत अपने को चलना होता है। अब उसके तहत अगर आपको चलना है, ठीक है, तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ नियम तो क्या है, एक तो आप गलत ना करें, गलत करें और 1/4 गया, 1/4 मार्किंग आपकी काट ली जाइए। और आपको पता है, आप कहते हो ना कि चलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो हमारा क्या जाएगा। अरे भाई कुछ गलत क्या नहीं जाएगा, बहुत कुछ जाएगा, बहुत कुछ जाता है। ठीक है, एक नंबर में कितने सिलेक्शन होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप विवरण देखेंगे ना निकाल के तो आपको पता लगेगा कि जो 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है। 1 नंबर छोड़िए, केवल पॉइंटों की वैल्यू, पॉइंट वन की वैल्यू क्या होती है आपको पता तब लगेगी जब आप उसकी वैल्यू समझेंगे। इसी वजह से हम
अब स्टडी परिवार है वो आपके सामने सिलेबस लेके प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि बिना सिलेबस समझे, बिना सिलेबस को जांचे, इस विवरण को बिना समझे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं जा सकता दोस्तों। सिलेबस समझाया जाएगा आज, कल से आपकी निरंतर क्लासेज जो होंगी वो आपकी सब्जेक्ट वाइज चल कर दी जाएंगी। अब आपका सवाल ये होगा सर आप क्या पढ़ाओगे, हम जो पढ़ाएंगे उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में आपसे कर ली जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि परीक्षा के दोनों भाषाओं में प्रश्न आएंगे, ये तो आपको पता है, अंग्रेजी और हिंदी में, वो तो कॉमन सेंस की बात है। और ऑनलाइन परीक्षा कराने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ये जो अंतिम वाला जो बिंदु है ना, ये ऑनलाइन वाला बिंदु, ये आपके अंत वाला बिंदु कहलाएगा, क्योंकि इस बिंदु के बाद ही, क्योंकि एग्जाम लगने के बाद ही इस चीज सक्रिय होती है। आगे की बात करते हैं, और आगे का विवरण जो मैंने अभी आपको बोला वो स्पष्ट रूप से आपके सामने दिख रहा है। जैसे यहाँ है विषय, प्रश्नों की संख्या के किस विषय के कितने प्रश्न आएंगे, उस विषय के कितने अंक जोड़े जाएंगे। और ये बात समझ में कि उस विषय के कितने अंक जोड़े जाएंगे। सामान्य ज्ञान जीके, ठीक है, सामान्य ज्ञान जीके में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीके में मैं आपको बता दूं, इसमें करंट भी इंक्लूड होता है। क्या भी इंक्लूड होता है? करंट जीके भी इंक्लूडेड होता है। करंट जीके का मतलब है जो प्रारंभ में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में आपको जानना होता है, ठीक है। करंट जीके इंक्लूड होता है, उसके साथ बहुत सारी सब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में अभी चर्चा अपन करेंगे। एक सब्जेक्ट जो आपको मैं करवाऊंगा उसके रूप से आपको विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। अन्य सब्जेक्टों के लिए जो आपका स्टाफ है वो निरंतर रूप से क्लास चालू होने के बाद आपको एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस आपके सामने प्रसारित करेगा, क्योंकि सिलेबस से क्या होता है, पता होता है कि जितने समय में अपन जो चीज पढ़ेंगे ना, उस समय वो चीज कितने टाइम तक अपने को करनी है, किस लहजे में करनी है, कैसे करना है, किस लेवल तक लेकर आपको जाया जाएगा। सामान्य बुद्धिमत्ता, इसका मतलब होता है रीजनिंग। सामने ही आपके लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है रीजनिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीजनिंग। अब इसका मतलब अगर रीजनिंग होता है तो आपको पता, आप बोलोगे सर मैथ कहाँ है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो साथ साथ आते हैं दोस्तों। देखो इसके नीचे ही देखो, आपका मैथ भी दिया गया है, आपका हिंदी अंग्रेजी भी दिया गया है, कुल मार्किंग दी गई। तो अगर कह सकता हूं तो इस पूरे सिलेबस को मैं 4 भागों में बांट दूं। कितने भागों में बांट दूं दोस्तों? 4 भागों में पूरे सिलेबस को मैं विभाजित कर सकता हूं। पहला भाग कौन सा होगा? सामान्य ज्ञान और जागरूकता। पहला भाग कौन सा होगा? सामान्य ज्ञान और जागरूकता। दूसरा भाग कौन सा होगा? सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसको आप रीजनिंग एबिलिटी बोलते हो। दूसरा भाग कौन सा होगा? सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसको आप रीजनिंग एबिलिटी बोलते हो। तीसरा भाग इसका कौन सा कहलाएगा? प्रारंभिक गणित, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको सीखनी होगी, इसकी भी आपके लिए प्रॉपर क्लासेस चालू की जाएंगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चारों भाग आपको विस्तार पूर्वक समझाए जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी का आप देख ही रहे हैं, सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं चारों भागों के अलग अलग कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। सबके 25-25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा दोस्तों? 1 नंबर का होगा। अगर क्वेश्चन 25 आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो मेरे को एक चीज बताओ, कुल अंक कितने हो गए? 25 नंबर के हो गए। इसको भी 4 भागों में ही बांटना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद को पता है जब अपन ने सिलेबस को 4 भागों में वितरित किया है तो जाहिर सी बात है कि मार्किंग भी 4 भागों में बांट दी जाती, तो प्रत्येक पार्टीशन आपका 25-25 नंबर का होगा। प्रत्येक भाग आपको कितने नंबर का होगा? 25-25 नंबर। देखते हैं तो कुल अपने का टाइम होता है, कुल क्वेश्चन होता है 100, और टाइमिंग आपको खुद को पता है 90 मिनट। टाइमिंग हमारे पास कितने मिनट होती है? 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा। 90 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया। क्या ही नहीं बात समझ? 90 मिनट का मतलब कितना हो गया आपके सामने? 1.5 घंटे का समय काल। इस 1.5 घंटे में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितना अच्छा उत्तर देते हो, ये निर्भर करता है कि आप स्टडी से कितने समय तक जुड़े हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, क्लास लेने में, ठीक है, और क्लास में सहशरीर उपस्थित होने में अंतर होता है। जब आप क्लास ले, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं होता कि काम कर रहे हैं, क्लास चल रही है, नहीं। आप अपने दिमाग को ठंडा रखें, बैठें, जो भी आपके नित्य काम है वो करें, एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठें। आपको सिलेबस देखना है सबसे पहले, सिलेबस के बाद आपकी निरंतर क्लासेस जो चलने वाली है वो आपको निरंतर रूप से करनी। और आपके लिए एक सबसे अच्छी खबर जो होगी वो आपको सबसे अंत में सुनाई जाएगी, क्योंकि अच्छी खबर अंत, मीठा तो अंत में ही होता है ना, मीठा पहले थोड़ी खाया जाता है, मीठा तो अंत में ही होता है। तो वो खबर आपको सबसे अंत में, क्लास के अंत में बताई
जाएगी कि इसके लिए आपको क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। इसको पूरे कराने की जिम्मेदारी अप स्टडी परिवार की होगी। जो आपके सामने चारों क्रम लिखे हुए हैं, इन चारों को पूरा कराने की जिम्मेदारी आपको शरत के रूप में आप मान लीजिए या वादा मान लीजिए अप स्टडी परिवार का। तो अप स्टडी परिवार की तरफ से मैं विकास आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आपने जो सिलेबस देख रहे हो सामने, फिर से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बालक या बालिका अगर सामने दी गई सारणी बनाना चाहे, बना सकते हैं, आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज ना समझ में आए तो आप वहां हमारे कमेंट बॉक्स में इन चीजों के बारे में पूछ भी सकते हैं। ज्यादा आपके लिए समस्या की चीज वैसे कोई छोड़ी नहीं जाएगी। हमारी तरफ से ये पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि हर चीज को प्रॉपर रूप से किया जाए। ठीक है, तो अब इससे आगे और बढ़ते हैं। आप कहोगे सर आगे बढ़िए, तो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैं क्या देखता हूं कि पूरा सिलेबस जो अपन देख रहे हैं 4 भाग, उन 4 भागों में किस हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, अब पहले मैं प्रतिनिधि कर रहा हूं जीके पोर्शन। किस पोर्शन का? जीके। देखो मैंने अभी आपको पहले ही बोल दिया था कि करंट अफेयर आता है जनरल नॉलेज में। करंट अफेयर किस में आता है? जनरल नॉलेज में ही आता है। ठीक है, आगे देखो, और कुछ सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके उम्मीदवार के आसपास की चर्चा का ज्ञान, भारत में उनके पड़ोसी देशों के संबंध, विश्व की प्रमुख घटनाएं आदि विषयों के प्रश्न होंगे। आदि विषयों के प्रश्न होंगे। अब इनको अगर विस्तार रूप से और भी मैं विस्तृत रूप से समझाना चाहूं तो कैसे समझाया जाएगा? करंट अफेयर, जैसा कि मैंने बोला था जीके का ही पोर्शन होता है, अहम पोर्शन माना जाता है। भारत वो उसके पड़ोसी देश, सीमाएं आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, भारत की सीमा किस किस देश से लगती है, कितने देशों से लगती है, और यहां तक कि किस देश से भारत का कैसा विवाद है, हर चीज आपको बताया जाएगा। आपके सामने है खेल और सिनेमा। खेल और सिनेमा, आप बोलोगे सर ये खेल और सिनेमा है क्या? खेल और सिनेमा में आपको देखना है कि खेल से संबंधित क्वेश्चन, से संबंधित क्वेश्चन, खेल से संबंधित क्वेश्चन और सीमा और सिनेमा से संबंधित क्वेश्चन, और सिनेमा से संबंधित क्वेश्चन, सिनेमा से संबंधित। ठीक है दोस्तों, और है इतिहास। और कौन सा है? इतिहास। ठीक है दोस्तों, और क्या है? इतिहास। इतिहास में आपको पता है इतिहास 3 हिस्सों में पढ़ा जाता है। इतिहास कितने हिस्सों में पढ़ा जाता है? 3 हिस्सों में पढ़ा जाता है। प्राचीन इतिहास होता है दोस्तों। कौन सा इतिहास होता है? प्राचीन इतिहास होता है। एक होता है मध्यकालीन होता है दोस्तों, आप लिखते चले जैसे मैं कर रहा हूं। एक होता है मध्यकालीन, और एक इतिहास जो आपका होता है वो होता है आधुनिक। एक इतिहास आपका कौन सा होता है? आधुनिक इतिहास होता है। ठीक है दोस्तों, एक तो कितने इतिहास हो गए? 1, 2 और 3। इतिहास को कितने भागों में पढ़ा जाता है? इतिहास को 3 भागों में पढ़ा जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन का मतलब है जो प्राचीन काल से जो चलती आ रही हैं चीजें, वो सारे प्राचीन इतिहास में पढ़ा जाता है। और मध्यकालीन में होता है जो मध्य का जो भाग होता है, ठीक है, विश्व का या भारत का मान लीजिए आप, जो मध्य का भाग होता है उसे मध्यकालीन इतिहास पढ़ा जाता है। आधुनिक इतिहास, वर्तमान जो आधुनिकता काल में भारत के आजादी का जो काल है वो आधुनिक इतिहास में अपन को देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आधुनिक इतिहास से ही जोड़ा जाएगा। आपको पता है आधुनिक इतिहास में जोड़ा जाएगा, आधुनिक इतिहास में जोड़ा जाएगा भारतीय संविधान, क्योंकि आधुनिक इतिहास के अंत से ही किसके प्रारंभ की बात होने प्रारंभ हो जाती है? भारतीय संविधान की बात प्रारंभ हो जाती है। और जब भारतीय संविधान की आप बात करते हो ना, तो आपके लिए बात यह है कि आपको भारतीय संविधान में कराने वाला, भारतीय संविधान से जितने भी संबंधित बिंदु होंगे वो आपका ये मित्र करवाएगा, अप स्टडी परिवार का एक छोटा सा सदस्य करवाएगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा, आपको हर चीज बताई समय समय पर जाएगी। मैंने अभी फिर भी बोला था, और जो अंत में जो खबर है, मैंने कहा था ना मीठा सबसे अंत में खाया जाता है, वो खबर आपको सबसे अंत में बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, कहां बताई जाएगी? सबसे अंत में बताई जाएगी। देखिए संस्कृति, संस्कृति के बारे में तो दोस्तों आपको पता है, संस्कृति अब पढ़ी जाती है। नेशनल संस्कृति अपन पढ़ेंगे, उसके बिना तो पेपर की आप अवधारणा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने जो ये पोर्शन बताए गए हैं, ये सारे के सारे पोर्शन कैसे हैं? ये सारे के सारे पोर्शन महत्वपूर्ण पोर्शन ही आते हैं। राजनीति और राष्ट्रीय मामले, राजनीति और राष्ट्रीय मामले, ये भी अपन किसके हिसाब से पढ़ेंगे? संविधान के अनुसार ही देख लेंगे। संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान के अनुसार अपन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। अपन कौन सी व्यवस्था पढ़ेंगे? राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। और राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत पढ़े जाते हैं राष्ट्रीय मामले। क्या पढ़े जाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय
मामले पढ़े जाएंगे। क्या पढ़े जाएंगे? राष्ट्रीय मामले पढ़े जाएंगे। आप ये क्वेश्चन कैसे पढ़े जाएंगे? देखो, जब राजनीतिक व्यवस्था आप पढ़ोगे ना, तो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी हैं अपनी, संविधान के पक्ष में उनका क्या कहना है, राजनीतिक जो पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जो मुख्य पद आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल वगैरह, इनके बारे में न्यायालयों का क्या कहना है, वो सारे मामले, किस मामले में क्या कहा, क्या नहीं हुआ, राष्ट्रीय मामले और कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में जो अभी करंट में चल रहे हैं, उनके बारे में भी आपसे बात की जाएगी। महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं अभी फिलहाल घटी हैं, वो जो पहले घट चुकी हैं राजनीतिक काल में भी और ऐतिहासिक काल में भी, ठीक है, उन पुरस्कार और मान सम्मान, पुरस्कार के बारे में भी आपसे बात की जाएगी कि पुरस्कार क्या होते हैं, किस किस पुरस्कार में क्या क्या वेतन मिलता है, और पुरस्कार किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह किस क्षेत्र में कौन से पुरस्कार में सबसे ज्यादा मेहनताना दिया जाता है। आर्थिक दृश्य, ये तो आपको पता है, आर्थिक से संबंधित सारी बातें इसमें आती हैं। ज्योग्राफी दोस्त, भूगोल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको भूगोल बोलते हैं। भूगोल के अंतर्गत आपको पता ही है, अपन किसी भी क्षेत्र का निश्चित भूभाग देखते हैं। क्या देखते हैं? निश्चित भूभाग देखते हैं। इसके तहत क्या देखते हैं? जनसंख्या देखते हैं, जनसंख्या देखते हैं, निश्चित भूभाग देखते हैं, और क्या देखते हैं? जनसंख्या देखते हैं, और क्या देखते हैं भूगोल के अंतर्गत? और अपन देखते हैं दोस्तों भूगोल के अंतर्गत सबसे अहम चीज जो अपन देखते हैं, पड़ोसी देश। कौन से? पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों के साथ चल रही नीतियां, पड़ोसी देशों के साथ चल रहे संबंध भी किसी में देखे जाते हैं, भूगोल के अंतर्गत ही लगभग देख लिए जाते हैं। कुछ पोर्शन और बचता है पड़ोसी देशों के साथ, जो बचता है वो आपका राजनीति में देख लिया जाता है। वो पोर्शन किसमें देख लिया जाता है दोस्तों? राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देख लिए। वैज्ञानिक अनुसंधान, जितने भी अब तक आविष्कार हुए हैं, जितने भी अब तक आविष्कार हुए हैं, वो सब चीजें देखी जाएंगी। समझते मेरे कहने का मतलब? जितने भी अब तक आविष्कार हुए हैं वो सब चीजें इसमें देखी जाएंगी। महत्वपूर्ण दिन, तारीखें, स्टैटिक जो जीके होता है, मतलब महत्वपूर्ण दिन, जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे दिन दो ही दिन थोड़े ना होते हैं, और भी दिन तो होते होंगे ना, उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएंगी। अच्छी आपको तारीखें बताई जाएंगी, जैसे महिला दिवस कब बनाया जाता है, बालिका दिवस कब बनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है, क्योंकि सारी दिनांक और तारीखें आपको तिथियों सहित बताई जाएगी। किस सहित? तिथियों सहित दोस्तों, क्योंकि आजकल जमाना ये नहीं रहा कि राम का भाई कौन है, ठीक है, आजकल जमाना ये नहीं रहा कि लक्ष्मण के बड़े भाई का क्या नाम है, आजकल अब ये नहीं पूछते। अब ट्रेंड बदला है। ट्रेंड क्यों बदला है? ट्रेंड इसलिए बदला है क्योंकि शिक्षा का स्तर भी कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। अगर शिक्षा का स्तर उच्च स्तर पर पहुंचा है तो अपने को यह बात पता होनी चाहिए कि किस स्तर का अपने को पढ़ना है, किस स्तर तक की बात अपने को करनी है। और ये जो बात होगी, ये पता कब लगेगी? ये पता जब लगेगी जब अपन अप स्टडी से जुड़े रहेंगे, अप स्टडी से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और अप स्टडी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निरंतर आपको प्रयास करने पड़ेंगे, निरंतर आपको प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास कुछ नहीं करना, कोई फावड़ा लेके नहीं लगना आपको खेत में कि हम सर प्रयास कर रहे हैं ना, कैसे नहीं कर रहे हैं, नहीं, प्रयास ऐसे नहीं होता। प्रयास होता है एक सरल दिमाग से आपको स्टडी करनी। जैसे अप स्टडी परिवार आपको एक ट्रैक पे, अच्छे ट्रैक पे लेके चल रहा है, उस पे आपको बने रहना है, उस पे आपको बने रहना ही रहना है। क्योंकि देखो, जिंदगी पढ़ने का भी एक समय काल होता है दोस्तों। कोई कहता है नहीं पढ़ने का कोई समय, कैसे नहीं होता पढ़ने का? बुढ़ापे में जाके तुम बीए करोगे, अच्छे लगोगे? नहीं, पढ़ने का भी एक क्या होता है, एक समय होता है, ठीक है। क्योंकि किसी ने कहा है कि समय ने कहा समय से कि अगर मैं ना होता तो कुछ ना होता, अगर मैं ना होता तो बहुत कुछ होता। अरे मेरी बात समझ में, जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना, किसी की रेस्पेक्ट करो मत करो, एक की रेस्पेक्ट जरूर करना, समय की रेस्पेक्ट कर ली, समय की इज्जत कर ली, तो मान लो आपने जिंदगी में सब कुछ पा लिया दोस्तों, आपने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है अपने को? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? राजनीति विज्ञान। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा दोस्तों। क्या पढ़ाऊंगा? राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा। इसके तहत अपने को क्या क्या देखना है, इन बिंदुओं पे अपने को चर्चा करनी है, ठीक है। इसके तहत अपने को क्या क्या देखना है, इन बिंदुओं पे अपने को चर्चा करनी है। इन बिंदुओं को चर्चा करते हुए
जैसे ही ये सिलेबस का पोर्शन खत्म हो, क्योंकि जीडी का आपने पूरी विवरण देख ली है, जल्द ही आपको स्टाफ की इंफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी दे दी जाएगी। और पहली इंफॉर्मेशन तो आपको मैं ही दे दूं कि राजनीति विज्ञान आपको कौन पढ़ाएगा। राजनीति विज्ञान आपका ये भाई, आपका ये मित्र विकास पढ़ाएगा। फिर से चालू करते हैं राजनीति विज्ञान का पोर्शन। कहां से चालू करना है, कहां पर इसको खत्म करते हैं। पहले अपन जो पढ़ेंगे सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपन पढ़ेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, इन बिंदुओं की मैं थोड़ी थोड़ी बात करते हुए चलता हूं। इन बिंदुओं की मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए चलता हूं। सामान्य परिचय में आपको क्या देखना है, सामान्य परिचय में देखना है शब्द, महत्वपूर्ण शब्द, जैसे राज्य क्या होता है, ठीक है, राज्य क्या होता है, शासन क्या होता है, और शासन क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं विधेयक क्या होते हैं, विधेयक क्या होते हैं। महत्वपूर्ण इन तीन बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। और जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक एक बिंदु चैप्टर के रूप में कंप्लीट होता हुआ जाएगा। आपने देख ही लिया, आपका एक बिंदु कौन सा हो गया, सामान्य परिचय, जिसके तहत अपन तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। राज्य क्या होता है, उनमें शासन कैसे होता है, ठीक है, और विधेयक कैसे आते हैं। आप ये बोले सामान्य परिचय में आप राज्य क्यों पढ़ा रहे हो। देखिए दोस्तों, राज्य बनने के लिए बनना भी जरूरी होता है। राज्य कैसे बनते हैं, राज्य कैसे बनते हैं ये भी आपको पता होना आवश्यक है। तो इसकी बात अपन कब करेंगे, जब राजनीति विज्ञान का सामान्य परिचय अपन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिचय के बाद अपन जो दूसरा बिंदु पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं संवैधानिक इतिहास। वो कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों, संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास, इसके तहत अपन एक्ट पढ़ेंगे। इसके तहत अपन क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 1773 से पढ़ेंगे अपन लोग 1947 तक। 1773 से 1947 तक जितने भी अधिनियम लाए गए हैं, या वो आप EIC ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दो, ठीक है, या ब्रिटिश संसद बोल दो, या क्या बोल दो आप, ब्रिटिश की संसद आप बोल, इनके दोनों के द्वारा 1973 के माफी चाहता हूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी अधिनियम आएंगे उनके बारे में अपन को चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तीसरा बिंदु अपन पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे दोस्तों प्रस्ताव। वो किससे पढ़ेंगे, प्रस्तावना से, क्योंकि आप सब लोगों को पता है संविधान का प्रारंभ ही प्रस्तावना से होता है। संविधान का प्रारंभ किससे होता है, प्रस्तावना से होता है। तो प्रारंभ करेंगे संविधान का तो किससे भी करेंगे, अपन प्रस्तावना से करेंगे। चौथा बिंदु जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुसूचियां। चौथा बिंदु कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे अपन अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी होती हैं, पहले कितनी थी, पहले 8 थी, कुल मिला के कितनी हो गई, 12 हो गई। इनकी संख्या कैसे बढ़ी कैसे नहीं बढ़ी, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ठीक है दोस्तों। 11वीं में क्या है, 12वीं में क्या है, अगर है तो उनका अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, अनुसूचियां किससे संबंध होती है, सारी बातें जब अपन राजनीति विज्ञान का चौथा बिंदु अनुसूचियां पढ़ेंगे वहां इसकी चर्चा की जाएगी। इसमें पांचवा बिंदु अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, पांचवा बिंदु अपन पढ़ने वाले हैं, देखिए संविधान में संशोधन। क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान में संशोधन। आप ये बोलोगे सर ये तो संसद में पढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं अनुसूचियां बताऊंगा उसके बाद आपका ज्यादा वक्त क्या बढ़ जाएगा, आपको ये देखना पड़ेगा। बार बार आपके सामने शब्द आएंगे, 86वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, बार बार ये शब्द आपके सामने उजागर होते हुए आएंगे। और जैसे ये शब्द उजागर होंगे तो आप पता लगे सर ये संविधान में संशोधन होता है कैसे है, ये तो बता दो 2 प्रकार से होता है या 3 प्रकार से होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि संविधान के अनुसार तो कितने प्रकार के होते हैं और सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। इन चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि अगर संविधान में अगर 2 तरीकों का उल्लेख है तो दोनों तरीके कौन कौन से हैं, और ऐसा कौन सा तरीका है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो उस रूप की चर्चा भी अपन लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद पढ़ेंगे, वैसे आपको ये लग रहा होगा सर ये तो संसद में पढ़ाना चाहिए क्योंकि इसी अधिकार तो किसके पास होता है, संसद के पास। देखिए दोस्तों, आपके समझने के लिहाज से बिंदु बनाए गए, आपके समझने के लिहाज से बिंदु बनाए गए। अनुसूचियों के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा छठा बिंदु। अनुसूचियों के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र मतलब भाग 1 पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, भाग 1 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 क्या पढ़ेंगे भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4।
ठीक है, इसमें भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, इन सबके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे ये जोड़े गए, कैसे कैसे ये सारे, इनको अगर किसी का दर्जा छीनना हो तो क्या किया जा सकता है, ठीक है, इन चीजों की चर्चा करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आपके मौलिक अधिकार। ये तो अधिकार तो आपको पता ही है, भारत में जो जो मुख्य अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुसार, उन अधिकारों के अपने को बात करनी है। अगला बिंदु पढ़ेंगे डीपीएसपी। अगला बिंदु कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, डीपीएसपी, जिनको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। अगला बिंदु इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, देखो मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व के बाद में पढ़े जाते हैं मौलिक कर्तव्य। कौन से पढ़े जाते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य पढ़े जाते हैं। सब चीजों पे चर्चा करेंगे, क्या ये संविधान में थे या संविधान में कब जोड़े गए, इन सब चीजों की अपने को चर्चा करनी पड़ेगी कि अगर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए तो क्यों जोड़े गए, नीति निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए तो क्यों जोड़े गए, मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए तो क्यों जोड़े गए। यहां तक भी चर्चा की जाएगी कि इन तीनों में, किस किस में, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में उल्लंघन होने पर न्यायालय क्या करेगा, क्या न्यायालय तीनों में संरक्षण प्राप्त करेगा या न्यायालय केवल एक में संरक्षण प्राप्त करेगा या दो में नहीं करेगा, या किस में करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। हर एक बिंदु आपको स्पेशल रूप से समझाया जाएगा। स्पेशल रूप से समझाने का मतलब है, अगर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना तो मौलिक अधिकारों का फावड़ा लेके पोस्टमार्टम करेंगे अपन, विस्तार से एक एक अनुच्छेद की चर्चा की जाएगी, विस्तार से आपको एक एक अनुच्छेद की चर्चा करते हुए आपको एक एक चीज बताई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे अपन संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसमें कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है, इसकी बात अपन करेंगे। जैसे कल की क्लास में आपको और स्पष्ट रूप से समझा दिया जाएगा, कैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महान्यायवादी किसमें आते हैं, संघीय कार्यपालिका। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, संघीय व्यवस्थापिका पढ़ाया जाएगा। और संघीय व्यवस्थापिका में आपको बताया जाएगा कि कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है, कानून कैसे बनाए जाते हैं, कानूनों का जो विस्तार है कहां तक किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, और जब कानून बनाए जाते हैं तो इनमें किन किन पहलुओं को सरल रूप से ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे संघीय न्यायपालिका। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, संघीय न्यायपालिका। मतलब संघीय न्यायपालिका का मतलब है, संघ में न्यायपालिका का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। आई बात समझ में। संघीय क्षेत्र में तीनों चीजों पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। और जब समय आएगा तब आपको बताया जाएगा कि तीनों अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग कार्य तीनों के द्वारा कैसे किए जाते हैं, तीनों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। इसके बाद आपको बताए जाएंगे संवैधानिक पद। क्या बताए जाएंगे, संवैधानिक पद, ऐसे पद जिनका संविधान में उल्लेख, क्या हो, ऐसे पद जिनका संविधान में उल्लेख हो। किसमें उल्लेख हो दोस्तों, संविधान में उल्लेख हो, उन पदों के ऊपर बात की जाएगी। जैसे एक एग्जांपल दूं, महान्यायवादी, इसकी बात आपके सामने में, और भी बहुत से पद होंगे, संवैधानिक पद होंगे जिनकी बात आपसे की जाएगी। संवैधानिक आयोग। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग का मतलब है संविधान में जितने भी आयोग दे रखे हैं, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनका ढांचा कैसा होता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और अगर ये काम अपना सही तरीके से नहीं करते तो इन पर क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, इन प्रतिबंधों को लगाने वाला कौन होता है, हर चीज की आपको विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। अरे बात समझ में, विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। तो ये तो था आपका मुख्य सिलेबस। और भी कई बिंदु होंगे जो आपको निरंतर, जब आपका विषय चलेगा तो आपको निरंतर रूप से बता दिए जाएंगे। तो और आप अगर जानना चाहो तो ठीक है, खूब से बिंदु होते हैं, फिर और की चर्चा कर ही लेते हैं। अब जब बात आई गई है तो आपको बताए जाएंगे महत्वपूर्ण राजकीय तथ्य। महत्वपूर्ण राजकीय तथ्य मतलब भारत में राजनीतिक विकास से लेकर वर्तमान राजनीतिक परिवेश तक, जो राजनीति में जो वैश्वीकरण आया है ना, कहां से आया है, कैसे आया, कौन कौन सी चीज क्या क्या है, और महत्वपूर्ण तथ्य में अपन पढ़ेंगे स्रोत।
महत्वपूर्ण तथ्य में क्या पढ़ेंगे? स्रोत, वो भी किसके? संविधान के। क्योंकि अगर आपको संविधान के स्रोत समझ में आ गए ना, अगर आपको संविधान के स्रोत अगर समझ में आ गए तो हर बिंदु, हर एक पहलू समझ में आ गया। क्योंकि अगर संविधान के स्रोत समझ में आ गए तो पता लग जाएगा कि मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं, नीति निर्देश तत्व कहां से लिए हैं, प्रस्तावना की भाषा कहां से है, प्रस्तावना का दर्शन कहां से है, प्रस्तावना में जो संप्रभुता वगैरह जो शब्द लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य सिलेबस आपके सामने रख दिया गया है और राजनीति विज्ञान का जो पोर्शन था वो आपको मैं करवाऊंगा। आपका अप स्टडी परिवार का ये छोटा सा मित्र आपका करवाएगा। और आपसे फिर से मेरा निवेदन है कि कृपया आप क्लासों में बने रहें और अगली क्लास में आने से पहले सिलेबस को देखकर ही आए, क्योंकि इससे आपकी एक मानसिकता बनती है और मानसिकता जब बनती है तो पढ़ने में इच्छुकता भी जागृत होती। तो ये मत समझना कि इसमें हर एक बिंदु आ गया। जब मैं संज्ञा की बात कर रहा हूं तो इसमें बहुत कुछ आता है। ठीक है, कुछ बिंदु आपको मैंने खोल के नहीं बताया, जब पढ़ाऊंगा तो और इसको विस्तार रूप से आपको समझाया जाएगा। और विस्तार रूप से समझाने का मतलब मेरा क्या है, एक एक बिंदु के अंदर जाके डिटेलिंग आपको अच्छे से बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके इस मित्र को आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।